बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं। उनकी कंप्लेंट्स ये होती है कि डॉक्टर साहब, मेरा जो बच्चा है या मेरी जो बच्ची है, इनको बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है। इनकी बॉडी जो है वो स्वेल हो जाती है, बॉडी पे रैश बनते हैं, एलर्जी होती है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं। सम टाइम वो दानों के अंदर से पीप नुमा पानी रेशा निकलता है और दाने जो है वो उनका साइज़ बढ़ता जाता है। सम टाइम वो आपकी नेक से शुरू होते हैं और आपकी पूरी बॉडी पे वो दाने फैल जाते हैं और इवन के आपकी कमर यानी बैक पे भी होते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं कि जिनके बच्चों को हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी 101 से लेके 103-4 फौरन हाई ग्रेड तक जो है वो फीवर उनको चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों की बॉडी के ऊपर रैश भी बनते हैं, दाने भी बनते हैं, पिंपल भी बन जाते हैं और इवन के बच्चा अनकंफर्टेबल जोन में चला जाता है, वॉमिटिंग है, डायरिया है या इसके साथ बेशुमार ऐसी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बेसिकली मीजल्स, रोबीला, फिर इसके अलावा वायरल यानी इन्फेक्शन जो होते हैं, चिकन पॉक्स। हम ये देखेंगे कि खसरा, चिकन पॉक्स, एलर्जी, ये बेसिकली आज के दौर में इस कंप्लेन के साथ जब पेशेंट रिपोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें बताते हुए जो मैंने आपको बता चुका हूँ, इनमें फिर हम इसकी डायग्नोज कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे बनाते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि बुखार के दौरान जो एलर्जीज होती हैं, जैसे कि आजकल डेंगू है, डेंगू फीवर के बाद जब आपके प्लेटलेट डाउन हो रहे होते हैं, इस कंडीशन में पेशेंट की डे बाय डे कंडीशन जो है वो चेंज हो रही होती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही होती हैं। सम टाइम पेशेंट जो है वॉमिट, डायरिया, इसके अलावा लूज मोशन, हाई ग्रेड फीवर, फिर इसके अलावा खांसी है या कफिंग है या इसके अलावा बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, हेडेक है, इन सारी कंप्लेंट्स को फेस कर रहा होता है। ऐसी कंडीशन में सम टाइम पेशेंट की एक कंडीशन ये भी आती है कि जब उसके प्लेटलेट काफ़ी हद तक डाउन हो जाते हैं, इवन के 50 से नीचे चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की पूरी बॉडी जो है वो रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, फेस से लेके बॉडी तक। लेकिन ऐसे में ईचिंग या एलर्जी नहीं हो रही होती, सिर्फ उनकी बॉडी रेड हो जाती है। इसमें हम ये समझते हैं कि शायद किसी जगह से कोई लीकेज है। तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रेस्ट करें, सुकून करें, जब तक कि आपकी कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए आप मूवमेंट अपनी बंद कर दें या मूवमेंट ना होने के बराबर करें। अपनी डाइट और फिर अपनी जो हाइड्रेशन है बॉडी की उसको पूरा रखें, खुराक प्रॉपर लें। अगर सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लें, अगर वॉमिट है रही तो वॉमिट का ट्रीटमेंट लेंगे, बुखार है तो बुखार का लेंगे, डायरिया है तो डायरिया को रोकेंगे, अगर पेट के अंदर कोई अनकम्फर्टेबल कोई कंडीशन बनती है तो उसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह आजकल हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चों में हाई ग्रेड फीवर आता है तो एक चीज़ कॉमन जो हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखी है कि माएँ अपने बच्चों को नहलाना छोड़ देती हैं। अगर वो डेंगू फीवर है तो भी, या उनको चिकन पॉक्स निकले हैं तो भी, अगर उनको मीजल्स है यानी खसरा है तो भी, इसके अलावा आम एक सादा बुखार है जो कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो ऐसी कंडीशन में भी माएँ जो है या वो घर वाले जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहलाना नहीं है क्योंकि मौसम बड़ा चेंज है, गर्मी है या सर्दी है, वो नहलाने से गुरेज करते हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बुखार होता है, वो डेंगू फीवर हो, वो आपको सिंपल बुखार हो, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, बैक्टीरियल की वजह से हो, चिकन पॉक्स की वजह से हो, या मीजल यानी खसरे की वजह से हो, या एलर्जी यानी खारिश की वजह से हो, तो सफाई जो है वो बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है। हाइजीनिकली जब तक आप अपनी बॉडी को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, उस बॉडी को वॉश नहीं करेंगे, बॉडी को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, तो आपकी बॉडी में मज़ीद जर्म्स, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई और ईचिंग एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 मरतबा अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर के ऊपर अगर आप अपना शावर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो फीवर है वो भी कम होता है
और आने वाली कॉम्प्लिकेशंस यानी जैसे कोई एलर्जी है, खारिश है, इचिंग है या स्किन के ऊपर कोई आने वाले रैश हैं तो उनसे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो लिहाजा शावर लेने में, नहाने में, वो बच्चा हो बड़ा हो, किसी तरह भी मेडिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मना नहीं किया गया, बल्कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ना नहाना जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नहाना बुखार के अंदर ये आपके बुखार को भी कम करेगा और आने वाली कई कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हमने जब आपको इस तरह की कंडीशन होती है कि जब बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने निकलें, पिंपल निकलें, बड़े दाने निकल आएँ, छाले या ऑबले बन जाएं, या इसके अलावा इचिंग हो रही हो, खारिश हो रही हो, मुंह के ऊपर हो, बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर हो, तो हम ये सारी चीज़ों को जब सुनते हैं तो फिर हमने ये देखना होता है कि मेडिकली जो है वो इसका मैकेनिज्म क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, डायग्नोज इसका कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर इसकी प्रिवेंशन क्या है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो ये किस तरह रिएक्ट करती हैं या बॉडी इसको किस तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। फिर हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन यानी जो पेचीदगियाँ आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर बुखार आया तो बुखार के साथ आपको जॉइंट पेन आ गई, ईचिंग शुरू होगी, रैश बन गए, दाने बन गए, पिंपल बन गए, या बॉडी के ऊपर खारिश शुरू होगी, या वॉमिट है, डायरिया है, लूज मोशन लग गए, पेट खराब हो गया, इन कंडीशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर पेचीदगियाँ, फिर इसके साथ हमने देखना है कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डायग्नोसिस जो इसका बनाना है कि इसको डायग्नोज कैसे करना है, यानी इसकी मर्ज की तशखीस क्या है कि ये मर्ज है क्या। अब यहाँ पे होता है कि लोग जब हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ना छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, मुझे लगता है ये चिकन पॉक्स ना हो। कोई पेशेंट आती है या आता है वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये जो है वो खसरा निकला है। कुछ ऐसे आते हैं वो कहते हैं सारी ये तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है, तो हमें लगता है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, अब इसको मुश्किल हो जाएगा ट्रीट करना, एक तो बुखार नहीं उतर रहा, ऊपर से ये दूसरी चीज़ें शुरू हो गई। तो फिर ऐसी कंडीशन में माएँ अपने बच्चों को लेकर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, फिर डिफरेंट प्राइवेट क्लिनिक्स और डिफरेंट जो उनके मेडिकल के सेटअप बने होते हैं वो जगह जगह चेंज करती रहती हैं। पहले वो सुबह अगर किसी डॉक्टर को दिखाती हैं, शाम तक अगर बच्चा बेहतर नहीं होता शाम को किसी और डॉक्टर को दिखाती हैं, बच्चा बेहतर नहीं होता अगले दिन किसी और डॉक्टर को दिखाती हैं। तो अगर बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो इवन के बच्चे को एडमिट करवा दिया जाता है, यानी बच्चे को वो दाखिल करवाने तक पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब हमने उन माओं को ये मैसेज देना होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि अगर आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, यानी वो 100 से लेके 104 तक फॉरेन डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर बुखार है, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे को आप शावर दें, नहलाएं, साफ़ सुथरा रखें, फिर उसका डायग्नोज सही बनवाएं, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो देखे कि ये बुखार किस वजह से है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, यानी कोई अगर आपका गला ख़राब है, नाक में कोई मसला है, ओटाइटिस मीडिया यानी कान के अंदर कोई स्वेलिंग है, या कान के अंदर कोई मैल है, वैक्स है, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, या कोई कान के अंदर एलर्जी है, या कोई रेशा बन रहा है, तो उस वजह से भी आपको बुखार हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया और उसके साथ साथ बुखार होना शुरू हुआ, और बुखार के साथ आपकी बॉडी के ऊपर बेशुमार चेंजिंग आना शुरू हो गई, फॉर एग्जांपल बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी हो सकती है, और दूसरी बात ये होती है कि बॉडी के ऊपर रैश भी हो सकते हैं, खारिश भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, दाने भी निकल सकते हैं, पिंपल भी निकल सकते हैं, छाले आबले भी बन सकते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर ने डायग्नोज करना होता है ये बेसिकली ये बुखार किस वजह से। आजकल हम जब देखते हैं कि जब आजकल पेशेंट इन कंप्लेन के साथ आता है कि सर मेरा जो ना वो फॉरहेड के ऊपर बहुत शदीद किस्म का पेन है और मेरा सर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने जकड़ा हुआ है, कोई मार रहा है मेरे सर के ऊपर, तो मेरा सर फटने वाला हुआ है, खुदा रहा मेरे सर की दर्द किससे मुझे मेरी जान छुड़वाएं, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बुखार बहुत है, मुझे डॉक्टर साहब कपकपी हो रही है, शिवरिंग हो रही है, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी बहुत लग रही है, मेरे से उठा बैठा नहीं जा रहा, मुझे घबराहट हो रही है। ये वो कंडीशंस होती है जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेंट जो है वो डेंगू के साथ रिपोर्ट होते हैं। जैसे ही हम पेशेंट को ये देखते हैं तो हम उसकी सारी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट लेते हैं तो फिर हम उसका CBC टेस्ट भी भिजवाते हैं। CBC फॉर डेंगू जब हम भिजवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट आती है, अगर वहाँ पे हमें ये लगे कि प्लेटलेट जो है वो डाउन हो रहे हैं तो फिर उसका NS1 वगैरह दूसरे जो टेस्ट होते हैं उसके PCR वगैरह DNA उसको भी हम चेक करवाते हैं। अगर आपको डेंगू डायग्नोज हो गया और इसमें आपकी बॉडी में जो है वो जॉइंट पेन होगा, जैसे इसको ये कहते हैं कि जिस तरह किसी ने आपकी बॉडी को निचोड़ दिया हो, मरोड़ दिया हो,
यानी आपके जॉइंट को निचोड़ा और मरोड़ा जा रहा हो, आपके सर में शदीद किस्म का पेन रह रहा हो, दर्द जाने का नाम ना ले, बुखार जो है वो हाई ग्रेड फीवर हो, तो ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो डेंगू के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डेंगू की रिपोर्ट नॉर्मल आती है और पेशेंट कंटिन्यू यही कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो सर्दी लग के बुखार होता है, बुखार कभी डाउन भी हो जाता है लेकिन कभी हाई भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे शिवरिंग बहुत होती है, सर्दी लगती है, 2-2 3-3 4-4 मुझे रज़ाइयाँ, औलाफ, फिर आपने ऊपर जो है वो ब्लैंकेट लेना पड़ते हैं, तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम मलेरिया को भी निगलेक्ट नहीं करते। तो हम मलेरिया बुखार को भी उसी तरह देखते हैं कि अगर पेशेंट 2-3 दिन के साथ शिवरिंग के साथ है, सर्दी के साथ है, बॉडी पेन के साथ है, हाई ग्रेड फीवर है, खांसी है, कफ है, तो ऐसी कंडीशन में एन मुमकिन है कि इसको जो है वो मलेरिया भी हो सकता है। तो एक बीमारी को प्रॉपर तरीके के ऊपर रूल आउट करना, डायग्नोज करना, तशखीस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर आपको बुखार ऑन एंड ऑफ हो रहा है, सुबह में बुखार हो रहा है, शाम में आप ठीक हैं, शाम में हो रहा है, सुबह में ठीक हैं, 3-4 घंटे बुखार उतर जाता है, 3-4 घंटे के बाद दोबारा बुखार हो जाता है, तो हमें आपका CBC कल्चर करवाना पड़ता है, ब्लड कल्चर करवाना पड़ता है, क्योंकि फिर हम ये देखते हैं कि एंटेरिक फीवर ना हो, यानी आपको टाइफाइड या आपको आंतड़ियों के अंदर कोई बुखार ना हो, जिसकी वजह से कभी तो बुखार उतर जाता है, फिर कभी बुखार दोबारा हो जाता है, 3-4 घंटे सुकून से गुजरते हैं, दोबारा से बुखार आना शुरू हो जाता है। ये बच्चों में हो या बड़ों में हो, तो सबको फिर हम इसी कंडीशन पे देखते हैं और उसका ब्लड कल्चर जो है वो करवाते हैं। अब चूँकि आज हम ज़्यादा बात जो है वो खसरा के ऊपर, चिकन पॉक्स के ऊपर कर रहे थे और एलर्जी के ऊपर, क्योंकि जब भी बुखार तो एक अलग चीज़ है, बुखार तो हो गया, अब उसके साथ जब आपकी बॉडी के ऊपर दाने बनना शुरू होते हैं या कोई एलर्जीज होना शुरू होती है, तो फैमिली जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो ये समझते हैं कि ये पता नहीं ये क्या हो गया, अब ये खसरा निकल आया तो अब क्या होगा, चिकन पॉक्स निकल आया तो अब क्या होगा, अगर इचिंग होना शुरू होगी या रैश बन गए हैं, बॉडी पे खारिश होगी, तो पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पेशेंट की जान ना जाए, पेशेंट सीरियस कंडीशन में ना चला जाए। तो ऐसी कंडीशन पे जो फैमिली होती है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो आज का हमारा प्रोग्राम का फोकस जो है वो आपके दानों के ऊपर होगा, खसरे के ऊपर होगा, चिकन पॉक्स के ऊपर होगा, रैश और एलर्जी के ऊपर होगा। इस पर हम ये बताएंगे कि अगर ये हो जाए तो इनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो किसी भी तरह की वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके अपने डायग्नोज को प्रॉपर करवाना है और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने अपने जो बेबी हैं उनको बेहतर फॉर्म में रखना है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने मेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर बात करनी है, कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करनी है, डायग्नोसिस के ऊपर बात करनी है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के ऊपर बात करनी है। मेडिकली मैकेनिज्म के ऊपर जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं मेजल्स, यानी हाई ग्रेड फीवर होगा। 10 मिनट अगर आपको कंटिन्यू, आपको ये लगता है कि 10 से 15 मिनट में कंटिन्यू मुझे बुखार तेज़ होना शुरू हो गया और अब ये बुखार कंटिन्यू चलता जा रहा है, और ऐसी कंडीशन के अंदर बुखार के साथ मेरी बॉडी के ऊपर कोई छोटे छोटे दाने आना शुरू हो गए हैं, निशान बनना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल बारीक किस्म के, तो इसमें बेसिकली ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये जो ना हाई वायरस इन्फेक्शन या हाई वायरल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे दाने आना शुरू हो गए, और इन दानों को लोग जो है मेजल्स यानी खसरा समझ रहे होते हैं। अब हमने ये देखना होता है कि अगर हाई ग्रेड फीवर होने की जो मैकेनिज्म है मेडिकली वो क्या है, कि जब भी वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी के ऊपर आता है तो उसमें समटाइम हम ये देखते हैं कि एक हर्पी जोस्टर टाइप दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं। वो दाना जैसे कि गुलाब की पत्ती आपने फूल की ली हो तो उसके ऊपर अगर शबनम का कोई कतरा यानी कोई पानी का कतरा पड़ा हो तो उस तरह का दाना अगर आपकी बॉडी पे कोई नज़र आता है तो ये चिकन पॉक्स की अलामत होती है। और इसी तरह के दाने अगर मुसलसल आपकी बॉडी में किसी शेप में आना शुरू हो जाए तो ये हर्पी जोस्टर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि वायरल इन्फेक्शन का अटैक किस तरह का है, पानी वाले दाने हैं, बगैर पानी के दाने हैं, एक लाइन में दाने हैं, या गले के किसी मखसूस हिस्से पे हैं, बॉडी के किसी मखसूस हिस्से में, या पूरी बॉडी पे हैं, तो दोनों का डायग्नोज बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो वो फिर क्या होता है, जब वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो आनी होती है। वायरल, बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में होता है तो अगर आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, यानी आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके पे अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपकी कुव्वत मुदाफ़त, आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम अगर उस बीमारी के वायरस, बैक्टीरियल या फंगल के ख़िलाफ़ अगर वो रेजिस्टेंस नहीं कर रहा, उसको नहीं भगा रहा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्शन होना है, और रिएक्शन की सूरत में आपको बुखार भी हो सकता है,
बॉडी स्वेल भी हो सकती है, बॉडी में पेन भी हो सकता है और मसल्स के अंदर मूवमेंट में आपको दिक्कत भी आ सकती है, वॉमिट, डायरिया भी, ये सारी सिम्टम्स उसके साथ आ सकते हैं। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब बुखार बढ़ता जाता है, यानी अगर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू बुखार जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है और साथ में आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फिर आंखों के अंदर सोजिश शुरू हो जाती है, मुंह के अंदर सफ़ेद निशानात आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि शदीद किस्म का जो है वो रेड रैश जो है ना वो भी आना शुरू हो जाता है। तो इसकी फिर ख़तरनाक पेचीदगियों को हमें मद्देनज़र रखना होता है। ख़तरनाक पेचीदगियों में क्या होता है कि अगर एक बुखार को हमने कम्प्लिकेशंस के साथ उसको प्रॉपर तरीके पे ट्रीट ना किया, उसको डायग्नोज ना किया या उसकी प्रिवेंशन ना की, तो आपको क्या है कि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये आपको वायरल या बैक्टीरियल नमूनिया में कन्वर्ट कर देगा। उसमें क्या होगा, आपकी छाती में आवाज़ें आना शुरू होगी। जब हम अपने क्लिनिक्स में स्टेथोस्कोप के साथ बच्चे के सीने के ऊपर लगा के जब वो एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदर से सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उसकी छाती के अंदर से साउंड आना शुरू होते हैं, तो पता चल रहा होता है कि वायरल या बैक्टीरियल जो है वो इसको नमूनिया हो चुका है। अब हमने उसको ट्रीट करना होता है। नमूनिया अगर ट्रीट ना किया जाए तो सांस लेने में दिक्कत होगी बच्चे को, उसकी छाती में जकड़न होगी, सांस में दिक्कत होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इसी तरह जो है वो उसकी जान जाने का भी खतरा होता है। तो नमूनिया की कंडीशन में समटाइम पेशेंट को क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में या किसी पॉली क्लिनिक पे उसको एडमिट करना पड़ जाता है और कंटिन्यू उसकी जो है वो केयर करनी पड़ती है, मेडिकेशन देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, तब जाके कोई 5 to 7 डेज, समटाइम 7 to 10 डेज, समटाइम 10 to 14 डेज जो है वो इसकी रिकवरी का पीरियड होता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जैसे नमूनिया का खतरा बढ़ता है, इसके साथ ही जो है वो ओटाइटिस मीडिया यानी आपके कान के अंदर की साइड के ऊपर कोई सोजिश हो जाना, दर्द हो जाना, इस तरह की कैफियत भी आ सकती है। फिर हम कान को भी प्रॉपर देखते हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हमने जब आपको चेक करना होता है, आपकी चेस्ट का साउंड लिया, टेम्परेचर को देखा, बॉडी के ऊपर बाकी मार्क्स को देखा, फिर इसी तरह आपके कान का अंदरूनी मुआयना भी हम करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अगर कान और नाक इनमें कोई प्रॉब्लम है कि आपके गले में, नाक में और कान में कोई स्वेलिंग होगी, रैश बन गए, एलर्जी होगी, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी काज बन सकता है आपके बुखार की हाई ग्रेड होने की और इसके साथ कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। फिर हमने ये देखना होता है कि इसके साथ साथ पेशेंट को डायरिया तो नहीं, बच्चा है या बड़ा है, वो दिन में कितने मोशन कर रहा है, वो दिन में कितने लूज मोशन कर रहा है या नॉर्मल मोशन कर रहा है। अगर आम रूटीन में इस बुखार से या इस कंप्लेन से पहले इसकी कंडीशन क्या थी और अब इसकी कंडीशन क्या है। फिर हम जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ, यानी तशखीस करेंगे। जब तशखीस करते हैं तो क्लिनिकल एवोल्यूशन के साथ एवेल्यूएट जब हम कर रहे होते हैं किसी पेशेंट को, तो उसमें हमने फिर IgM एंटीबॉडीज़ इनको हमने इन्वेस्टिगेट करवाना होता है। नमूनिया का शक हो तो हम आपका एक चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं, CBC भी करवाते हैं और CBC टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट हम करवाते हैं। तो ये सारी कंडीशन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और मरीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम मिज़ल्स यानी खसरा और चिकन पॉक्स, एलर्जी और बॉडी रैश के ऊपर बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम टाइप्स ऑफ फीवर के ऊपर बात कर रहे थे और साथ में हम ये बात कर रहे थे मेजल यानी अगर आपको खसरा है, चिकन पॉक्स है, एलर्जी है या बॉडी के ऊपर रैश है, इसके साथ साथ अगर बुखार है तो इसको डायग्नोज, रूल आउट कैसे करना होता है, हम इसको एवेलुएट कैसे करते हैं और किस तरह जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है और किस तरह डायग्नोज करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर इसकी प्रिवेंशन क्या होती है। अब हम बात, जैसे कि हमने बताया कि हर बॉडी के ऊपर निकलने वाले जो छोटे छोटे दाने होते हैं, लोग उसको खसरा समझ रहे होते हैं। हर निकलने वाले दाने जो बॉडी के ऊपर होते हैं वो खसरा नहीं होता। अगर खसरा हो भी जाए, यानी मिजल्स खसरा आपकी बॉडी पे हो गया, दाने निकल आए, बुखार भी है, तो अब क्या करना है। एक तो ये है कि आपने सुबह शाम जो है वो शावर देना है। वो जिस एज का भी पेशेंट हो तो उसको आपने नहलाना है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। उसके मुंह की सफाई करनी, उसकी नोज़ की सफाई करनी, उसके कानों की, गले की और पूरी बॉडी की ओवरऑल ये आपने सफाई करनी। जब आप हाइजीनिकली उस बॉडी को साफ़ रखेंगे, उसको शावर देंगे, प्रॉपर तरीके पे नहलाएंगे, तो काफ़ी जो जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी हद तक उसकी बॉडी से दूर हो जाएंगे। अब अगर आपको चिकन पॉक्स या मिजल्स यानी खसरे की कोई अलामतें अगर लगती भी हैं और डॉक्टर ने डायग्नोज भी कर दिया कि ये है, तो आपने क्या करना होता है
कि नंबर 1, अगर तो बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई लेनी है, एलर्जी है तो एलर्जी की दवाई लेनी है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई रैश बन रहा है तो रैश के साथ ट्रीट करवाना है, अगर आपके स्टोमक में कोई पेन है तो उसको ट्रीट करवाना है, नींद नहीं आ रही तो उसको ट्रीट करवाना है, मोशन है तो उसको रोकना है, वॉमिट है तो उसको रोकना है। तो खसरे के लिए खुसूसन कोई ख़ास दवाई नहीं होती कि जो सिर्फ यही देनी होती है। एक तो सफाई का ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा पिलाना है, और जो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हो वो आपने देना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन या 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें नॉर्मल यानी रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, रिकवरी की तरफ चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की। जब हम ये देखते हैं कि 1 साल की उम्र या 4 साल की उम्र में बच्चों को चूँकि वैक्सीनेशन तो लग चुकी होती है, समटाइम को 3, 4, 5% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती। जो हमारा EPI सिस्टम जो चल रहा होता है, जो पोलियो के आपको टीके वगैरह पिला रहे होते हैं या आपको टीके लग रहे होते हैं हिफाजती मराकज़ के अंदर से, वहाँ पे आपको ये सारी वैक्सीनेशन दी जा चुकी होती है। लेकिन 5% ये चांस होता है कि इस वैक्सीनेशन के देने के बावजूद भी आपके बच्चों में खसरा भी हो सकता है, चिकन पॉक्स भी हो सकते हैं, रैश भी हो सकते हैं। चूँकि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है, जो आपकी इम्यूनिटी है, उसने कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस बीमारी के अगेंस्ट। तो जितनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जितना आपका कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, जितना आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छा रेजिस्ट करेगी, उतनी ही बीमारी के चांस कम हो जाते हैं। तो अब जब हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो चिकन पॉक्स बेसिकली ये भी इस तरह का एक इन्फेक्शन होता है कि हाई ग्रेड फीवर इसमें भी हो सकता है। साथ में हमने ये देखना होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरल इन्फेक्शन जो है, इसकी वजह से जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा, वो बैक्टीरियल हो, मीजल हो या किसी भी तरह का थ्रोट, आपके नोज़ल या मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें ये चांसेस ज़रूर होते हैं कि आपको बुखार, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। तो चिकन पॉक्स को भी हम इसी तरह का ही देखते हैं कि बेसिकली वायरिसल वायरस जो है वो बेसिकली इसको हम ये कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसमें भी हाई ग्रेड फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें ये लोग ये सवाल करते हैं कि बुखार तेज़ क्यों होता है। वायरस जब खून में शामिल होकर फिर खून की गर्दिश को तेज़ कर देता है तो वहाँ पे फिर चांस ये बन जाता है कि अब इसके बुखार का जो है वो टेम्परेचर बॉडी का वो बढ़ सकता है। तो बुखार ज़्यादा होने की वजह भी यही होती है कि आपकी इम्यूनिटी की उस तरह की एक्टिवेशन नहीं होती, इम्यूनिटी जो है उसके अगेंस्ट वायरस के काम नहीं कर रही होती, और इस तरह जो है वो वायरल आपकी ब्लड के थ्रू जब आपकी बॉडी पे अटैक करता है और इम्यूनिटी उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं करती तो आपको तेज़ बुखार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, सोजिश बढ़ जाए, किसी बॉडी सेल के अंदर सोजिश बढ़ना शुरू हो जाए या बॉडी के किसी हिस्से में कोई स्वेलिंग आना शुरू हो जाए किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो भी ये चांस होता है कि बॉडी टेम्परेचर या हाई ग्रेड फीवर में जा सकती है। इसी तरह हम जब इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं तो हाई ग्रेड फीवर में जब चिकन पॉक्स निकले हों आपकी बॉडी के ऊपर, समटाइम ये होता है कि पहले बुखार होता है, फिर जाके आपको कुछ दिनों के बाद पहले 1 दाना निकलता है, फिर 2 निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी जो है वो दानों से भर जाती है। अब इसके ऊपर भी जिस्म पर छोटे छोटे खारिश वाले छाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो लोग उसी को देखते हुए ही वो ये समझते हैं कि ये रैश यानी कोई चिकन पॉक्स नुमा कोई चीज़ बन रही है। तो फिर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं जब पेशेंट इन कंप्लेन के साथ हमारे पास आते हैं। अब इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं, एक तो हाई ग्रेड फीवर हो रहा होता है, एक जब वो दाने निकल आते हैं तो इचिंग और खारिश शुरू हो जाती है, दूसरा ये चिकन पॉक्स जब कन्फर्म हो जाता है तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती दबाव भी आ जाता है, उसकी फैमिली के ऊपर भी आ जाता है, जिसको निकले होते हैं उसके ऊपर भी आ जाता है। इसके ऊपर लोगों की काफ़ी मिथ्स हैं। लोग ये कहते हैं कि चिकन पॉक्स अगर निकल आए तो इसके बाद यानी एक तो इनको हाथ नहीं लगाना, नहाना नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी इसके दौरान में। फिर लोगों का ये ख्याल होता है कि एक तो शावर नहीं लेना, दवाई कोई नहीं लेनी, इसको हाथ नहीं लगाना, और किसी को जो है ना वो अपने पास नहीं आने देना, खुराक में गर्म ठंडी चीज़ें नहीं खानी। ये ऐसी मिथ्स होती हैं जो पेशेंट को और ज़्यादा बीमार कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। नंबर 1, अगर तो आपको चिकन पॉक्स निकल आए तो उनका एक टाइम पीरियड है कि उन्होंने निकलना ही निकलना है, 5 से 7 दिन, 7 से 10, 10 से 14 दिन। इस दौरान में ये सारे निकल भी सकते हैं और बॉडी में वापस रिकवर भी हो सकते हैं, वापस रिवर्स भी हो सकते हैं। अब इस दौरान में आपने पानी का इस्तेमाल भी अच्छा खासा रखना होता है, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन A इनका इस्तेमाल भी रखना होता है। बॉडी को डिहाइड्रेट जो है ना वो नहीं होने देना, बॉडी की हाइड्रेशन को पूरा रखना है, और इसके साथ साथ आपने शावर लेना है, सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि अत्तहरु
शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि हाइजीनिकली अगर आप अपनी स्किन को, बॉडी को, नोज़ को, थ्रोट को, कान को, नाक को सही तरीके पे अगर साफ़ नहीं रखते तो ये वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है ये वहाँ पे और अच्छे अंदाज में ग्रो करती हैं और आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती हैं। तो इसी तरह अगर आपको इन्फेक्शन इस तरह का हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते ये कहने पे कि भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता, इसका इलाज डायरेक्टली तो कोई नहीं कोई होता, लेकिन कम से कम अगर आपको कोई इचिंग है तो इचिंग का ट्रीटमेंट करवाना है, बुखार है तो बुखार की दवाई लेनी है, वॉमिट है तो वॉमिट की दवाई लेनी है, बॉडी पेन है तो बॉडी पेन को रोकना है। इसी तरह अगर बॉडी के ऊपर रैश है, इचिंग है तो उसको रोकना है। सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होगा, हर अलामत के हिसाब से उसका इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये क्या है कि सिर्फ कोई इलाज ना करवाना और बॉडी की इम्यूनिटी को मज़ीद कंप्रोमाइज़ कर देना, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। आप चिकन पॉक्स के साथ भी आपको वायरल नमूनिया भी हो सकता है और साथ साथ इसको जो है वो आपको आपके गले में, नाक में और इस तरह की इन्फेक्शन भी आ सकती है। और साथ में हम ये देखते हैं डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। जब हम इसको डायग्नोज करते हैं क्लिनिकली साइंस क्या होते हैं, जब हमें ज़रूरत ये पड़ती है तो हम ये देखते हैं कि हमें PCR करवाना पड़ सकता है। जब हम PCR करवाएंगे तो VZV DNA ये हम करवा लेते हैं। और इसके साथ ही हमने जब इलाज करना होता है तो फीवर मैनेजमेंट करते हैं, यानी बुखार को प्रॉपर तरीके पर ट्रीट करते हैं। और साथ साथ जो है वो हम इसकी देखते हैं कि अगर बुखार है तो बुखार की दवाई देंगे, अगर कोई लोशन बॉडी पे लगाना पड़ रहा है जिससे इचिंग को कम किया जा सकता है तो उसको भी हम करते हैं। इसी तरह सम टाइम हमें जो है वायरल इन्फेक्शन की एंटीवायरल मेडिसिन भी देनी पड़ जाती हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि एक फ्लूइड अगर शॉर्ट हो रहा है बॉडी में तो IV लाइन भी देनी पड़ सकती हैं। IV लाइन के थ्रू भी हमें आपकी बॉडी को कवर करना होता है। और इसके साथ साथ जब हमने इसके बचाव की तरफ बढ़ना होता है तो जैसे मैंने आपको बताया, नहलाना है, बॉडी की सफाई रखनी है, वॉमिट को रोकना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, पानी की कमी नहीं होने देनी, और इस तरह जो है वो अपने हाई ग्रेड फीवर को भी कवर करना होता है। तो तब जाके आपका जो चिकन पॉक्स वाला मसला है ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एलर्जी, टेम्परेचर, हाई ग्रेड फीवर के साथ एलर्जी क्यों होती है, यानी आपकी बॉडी के ऊपर खारिश, रैश, एलर्जी, इचिंग, इस तरह की कंडीशन क्यों होती है और इस कंडीशन को फिर कैसे रोका जा सकता है। नंबर 1 तो ये होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी जब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है, वो वायरल की सूरत में हो, बैक्टीरियल में हो या फंगल की सूरत में हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के ऊपर इचिंग, एलर्जी, खारिश ये चीज़ें होना ये नॉर्मलाइज होता है, यानी ये नॉर्मल हो सकती हैं। अब इसके साथ बुखार क्यों होता है, हर जगह पे यही सवाल होता है कि अगर आपको चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के साथ मीजल्स यानी खसरे के साथ रैश या इसके साथ एलर्जी के साथ बुखार क्यों होता है। जब भी आप देखें कोई भी चीज़, एलर्जी आम तौर पर जो है वो हाई ग्रेड फीवर नहीं करती, लेकिन दर्ज झैल कम सम टाइम ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको हाई ग्रेड फीवर की वजह से एलर्जी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से एलर्जी हो सकती है, समटाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना बिगड़ गया, बढ़ गया तो आपको एलर्जी हो सकती है। तो डायरेक्ट एलर्जी की वजह से बुखार नहीं हो सकता, लेकिन बुखार की वजह से एलर्जी हो सकती है, लेकिन सम टाइम एलर्जी की वजह से बुखार भी देखने में आया है। अब हम ये देखते हैं, एक तो सवेर जब एलर्जी होती है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। एक डिहाइड्रेशन की वजह भी बनती है कि डिहाइड्रेशन जब होती है तो भी वो आपकी बॉडी पे एलर्जी होती है। लेकिन अगर बुखार की सूरत में खारिश है और इस कदर खारिश है कि लोग कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज़ जो है वो काट दूँ, तो फिर भी हमें देखना पड़ता है कि इसकी बॉडी में क्या है। समटाइम हमने देखा है कि वायरल इन्फेक्शन में जब आपके लिवर के ऊपर अटैक होता है, जिगर के एंजाइम बढ़ते हैं या आपको हेपेटाइटिस की तरफ जाते हैं तो भी आपकी बॉडी पे एलर्जी होती है। तो हेपेटाइटिस के टेस्ट को भी हम रूल आउट करते हैं। समटाइम हमें LFT करवाना पड़ता है, हेपेटाइटिस B, C दोनों करवाने पड़ जाते हैं। और फिर हमें जो है वायरल इन्फेक्शन को भी देखना पड़ जाता है, ब्लड कल्चर भी करवाने पड़ जाते हैं। तो हमें डायग्नोज प्रॉपर करना होता है कि असल जो वजह है वो क्या है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अगर आपको एलर्जी है वो नाक में है, कान में है, गले में है, बॉडी में है, आँखों पे है, बॉडी के किसी मखसूस हिस्से पे, तो एलर्जी की भी टाइप्स हो सकती हैं। तो उसको भी टाइप को भी देखना होता है कि एलर्जी होने की वजूहात क्या है और एलर्जी कहाँ पे हो रही है। इन सारी कंडीशन को रूल आउट करने के बाद फिर ट्रीटमेंट करने में हमें आसानी होती है। इसमें भी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आपको बॉडी इचिंग, एलर्जी और रैश के साथ
बुखार है तो बुखार को रोकना है, वॉमिट है तो वॉमिट को रोकना है, डिहाइड्रेशन है तो उसको पूरा करना है, आईवी फ्लूइड की ज़रूरत है तो वो देने। अगर आपकी बॉडी के ऊपर इचिंग या निशानात बन रहे हैं, उसके ऊपर अगर कोई लोशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है या कोई बॉडी लोशन लगाना पड़ता तो वो लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको असल में मसला क्या है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो उसने किस सिमत में करना है और किस अंदाज से करना है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि स्किन रैश की वजह से समटाइम तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक खुश्क खारिश हो रही होती है, ड्राई इचिंग। लोग ये कहते हैं सिर्फ इचिंग हो रही है लेकिन कुछ निशान नहीं बनते, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो एक अलग उसका डायग्नोज है। इस तरह समटाइम ये होता है कि स्नीजिंग हो रही होती है और समटाइम ये होता है कि आपको स्किन रैश बनते हैं। एक टाइम ये होता है कि सिर्फ आपके नोज़ के अंदर से पानी, रनी नोज़ होता है या आपकी आइज से वाटर निकल रहा होता है तो भी एलर्जी की एक किस्म होती है। लेकिन अगर रैश बन रहे हों, निशान बन रहे हों, दाग धब्बे बन रहे हों तो भी एक वजह होती है। एक ये होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपको बस इचिंग है, कहीं ना कहीं जगह पे कभी खारिश होती है, कभी आपको पीछे खारिश चली जाती है, कभी आगे। लोग कहते हैं मेरे सुइयाँ चुभ रही हैं, मेरी बॉडी के अंदर ना अजीब बेचैनी है, तो ये भी एक टाइप होती है एलर्जी की। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो आज हमने 3-4 चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि बॉडी पर निकलने वाला हर दाना खसरा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई 2-3 दाने आपकी बॉडी के ऊपर बुखार की सूरत में निकल आएँ और वो बेशक बड़े हों या छोटे हों तो वो चिकन पॉक्स नहीं होते। इसी तरह अगर आपकी बॉडी के ऊपर छोटी मोटी कोई इचिंग हो गई, वहाँ पर निशान बन गया और उसको आपने रैश समझ लिया तो वो रैश नहीं होता। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर आपको बॉडी में एलर्जी होगी, एलर्जी की जैसे मैंने आपको टाइप्स बताया कि रनी नोज़ है, आंखों से पानी आ रहा है, गले से भी बार बार पानी आ रहा है, छींकें आ रही, खांसी आ रही, ये भी एलर्जी की किस्म है। तो हमें डायग्नोज करते वक्त एक डॉक्टर को एक अच्छे अंदाज में पेशेंट को एवेलुएट करना है जब, तो प्रॉपर चीज़ों को डायग्नोज करना है। उसके फीवर को देखना है, पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है, पेशेंट का रहन सहन देखना है, पेशेंट की बॉडी का पूरा कपड़ा उठा के प्रॉपर तरीके पे उसकी कमर, बैक, उसके बाजू, फिर उसकी तरह जो है वो अंडर आर्म्स, फिर आपकी अंडर लेग, ये सारी जगह जो है वो आपने प्रॉपर एग्जामिन करनी है। अगर आपको ये डाउट हो, पेशेंट ये कंप्लेन करे कि मुझे मीजल्स है यानी खसरा है, तो अगर खसरा हो भी गया तो परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 हफ्ते में 7 to 14 डेज़ के अंदर ये चीज़ें रिकवर होना, रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट जो है वो लेने होते हैं। इसी तरह चिकन पॉक्स की बात है। चिकन पॉक्स का लोगों को ये होता है कि अगर मेरे बॉडी के ऊपर चिकन पॉक्स निकल आए, अब मेरी बॉडी पे जो निशान बन जाएंगे वो सारी उम्र नहीं जाएंगे। ये भी एक मिथ है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनको बार बार चिकन पॉक्स निकले लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनकी बॉडी पे निशान नहीं बने। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दिया, उन्होंने पानी का इस्तेमाल भरपूर किया, कैल्शियम का पानी में इंटेक किया, विटामिन ए और ई का इंटेक किया, खाने में अपनी कंडीशन को बेहतर रखा और अपनी हाइजीनिकली बॉडी का ख्याल रखा, सफाई का ख्याल रखा, नहाए, शावर प्रॉपर लिया, बॉडी को ड्राई किया। हाँ, ये बात है कि अगर आपको चिकन पॉक्स निकले हैं और अगर उसमें से पानी निकलता है, आप किसी और के साथ लगते हैं, तो मे भी हो सकता है ये वायरल इन्फेक्शन उधर भी ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन इसके दौरान में अगर आपने नहाते हैं, शावर लेते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, बुखार को मैनेज करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा लोगों से बचा के रखते हैं, तो चिकन पॉक्स जो है वो विद इन वीक जो है वो काफ़ी हद तक रिकवरी की तरफ चले जाते हैं और आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आपको एलर्जी होती है, खारिश होती है या स्केबीज होती है, ऐसी कंडीशन में आपने अपने कपड़ों को अच्छी तरह वॉश करना होता है, इनको निकाल के साफ़ करना होता है। जो आप अंडर गारमेंट्स पहन रहे होते हैं उनको, सब चीज़ों को आपने देखना होता है, अपने बिस्तर की सफाई करनी होती है, टॉवल चेंज करने होते हैं, बॉडी को शावर लेना होता है, हाइजीनिकली अपना ख्याल रखना होता है, पानी का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी सफाई का ख्याल रखें, कपड़ों का ख्याल रखें। आप एलर्जी, रैश और चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियों से आप अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को महफूज रख सकते हैं। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी तरह की कोई मिथ को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या हमारे एक्सपर्ट के सामने अपना ओपिनियन रखना चाह रहे हो या सवाल जवाब करना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, जब हमारी रीच बढ़ती है तो हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और आपके ज़हनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।